नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आपने भी रीड का फॉर्म फिल कर दिया होगा, आशा करता हूं। और आज के जो इम्पोर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं वो रीड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या आप लेवल 2 के विद्यार्थी हो, आप जो हिंदी शिक्षण वीडियो होती है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी हिंदी शिक्षण वीडियो के जो 15 सवाल आते हैं, आप चाहे थोड़ी-सी अच्छी तैयारी करने पर आप 15 में से 15 सवाल भी आप राइट कर सकते हैं। तो आज वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। आपके लिए वीडियो लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पे। हिंदी भाषा में जो रचना होती है, उस रचना के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर रचना के 2 भेद होते हैं। एक भेद होता है मौखिक और एक भेद होता है लिखित। यानी रचना के 2 भेद होते हैं। अगर आपके प्रश्न में ऑप्शन आएँगे कि रचना के कितने भेद होते हैं, तो आपके ऑप्शन ए में 2, 4, 6, 3, तो आपको 2 पर आपको ऑप्शन को राइट करना है। अगला है, रचना शिक्षण में चित्र वर्णन की जो विधि है, वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। रचना शिक्षण में चित्र वर्णन, अब बच्चा सबसे पहले जो सीखता है, वो चित्र के माध्यम से ही सीखना प्रारंभ करता है। तो चित्र वर्णन जो विधि है, वो रचना शिक्षण की एक इम्पोर्टेंट विधि है। अब रचना के लिए अनुकरण विधि भी उपयुक्त होती है। ये कब? रचना में अनुकरण विधि कब उपयुक्त होती है? तो ये प्राइमरी स्तर पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बालक को अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा? शिक्षक का अनुकरण करेगा। तो रचना शिक्षण में जो अनुकरण विधि है, वो भी सबसे उपयुक्त है प्राइमरी लेवल पर। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है कब? लेखन के लिए और उच्चारण के लिए जो अनुकरण विधि है, वो सबसे उपयोगी है। कौन से स्तर पे? प्राइमरी स्तर पे। यानी प्राइमरी स्टेज पे अगर आप उच्चारण और लेखन में अगर आप अच्छी तरह से सुधार करना चाहते हैं विद्यार्थियों में, तो आप अनुकरण विधि का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर अनुकरण विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक जो विधि होती है, द्वितीय भाषा शिक्षण में तुलनात्मक विधि, जैसे 2 चीज़ों में तुलना करके हम अध्ययन करते हैं, तो उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे व्यतिरेकी विधि है, उससे भी जाना जाता है। यानी तुलनात्मक विधि का दूसरा नाम है व्यतिरेकी विधि। अगला सवाल है, इसमें यहाँ पर ये एक परिभाषा है जो यहाँ पे लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का जो श्रेय है, वो किससे दिया जाता है? नवीन शिक्षण प्रणालियों में, यानी हिंदी भाषा में नवीन शिक्षक प्रणालियाँ जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट पद्धति होती है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है? और प्रोजेक्ट विधि को हम प्रयोजना विधि भी कहते हैं। उसका प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जॉन डीवी और किलपेट्रिक को जाता है, क्योंकि योजना विधि के जो प्रतिपादक है, वो किलपेट्रिक है और किलपेट्रिक ही को ही इसका श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, कौन सी? प्रोजेक्ट विधि में कैसी शिक्षा दी जाती है? तो जीवनोपयोगी जो शिक्षा है वो प्रोजेक्ट विधि में दी जाती है। यानी छात्र के जीवन में उपयोग आने वाली जो शिक्षा है वो प्रोजेक्ट विधि में दी जाती है। अगला वन लाइनर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षा दी जाती है बालकों को। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर सबसे अधिक बल देने वाली विधि कौन सी है? ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का मतलब है जैसे आँख, एक आपकी आँख हो गई, आपके कान, ठीक है? और जैसे नाक। तो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, वो कौन-सी विधि है? तो वो है मॉन्टेसरी पद्धति। कौन-सी पद्धति है? मॉन्टेसरी पद्धति, जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने पर सबसे ज़्यादा बल देती है। तो इससे बच्चा क्या होता है? ज़्यादा सीखता है। अगला है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो सिद्धांत है, उसे और किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? जो अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत जो स्किनर ने दिया है, उसे स्वगति का सिद्धांत, स्व यानी अपनी गति से ही बालक क्या करता है? सीखता है। तो उसे हम कहते हैं स्वगति का सिद्धांत, और इसका दूसरा नाम क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है? अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, किंडरगार्टन पद्धति किसने दी है? तो किंडरगार्टन जो पद्धति है वो फ्रोबेल ने दी है। किसने दी है? फ्रोबेल ने। किंडरगार्टन क्या होता है? एक बगीचा होता है। तो बगीचे का जो उदाहरण है वो किंडरगार्टन पद्धति में ही आता है, और जो माली होता है वो पौधों को पानी देता है, और उसी के हिसाब से बालक को भी उसका उदाहरण देके सिखाया जाता है। तो किंडरगार्टन जो विधि है वो फ्रोबेल ने दी है। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि किसने दी? तो फ्रोबेल ने दी है। अब यहाँ पर पूछा है कि किंडरगार्टन जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? अभी मैंने बताया कि किंडरगार्टन होती है वो बगीचे से संबंधित होती है। तो बच्चों का जो उद्यान होता है उसे हम क्या कहते हैं? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। अगले सवाल को लेते हैं हम यहाँ पे। अगला सवाल है, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है? स्कूल क्या है? एक बाग है।
अध्यापक एक माली है तथा बच्चे हैं वो पौधे के समान है, ये किसने कहा है? तो ये फ्रोबेल ने कहा है, क्योंकि ये फ्रोबेल की ही विधि है किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। तो एक उद्यान का उदाहरण लेते हैं, जैसे उद्यान के अंदर क्या होता है, माली होता है और पौधे होते हैं। तो जो उद्यान है वो तो हो गया अपने पास स्कूल, उद्यान को हम क्या कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, ठीक है। और जो आपका बाग है, ठीक है, उसमें एक माली है, माली क्या होता है, अध्यापक की तरह होता है, और उसमें पौधों को पानी पिलाता है माली। तो जो पौधे हैं वो कैसे हैं, बच्चे की तरह हैं। तो ये एक अति महत्वपूर्ण सवाल है, हिंदी शिक्षण विधि का अति महत्वपूर्ण सवाल भी हम इसे कह सकते हैं। अगला सवाल है, ये भी वन लाइनर सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल आ रहे हैं। डाल्टन प्रणाली का जो प्रवर्तक है वो कौन है? डाल्टन प्रणाली यानी हिंदी शिक्षण विधियों में ये प्रणाली है डाल्टन प्रणाली, और ये किसने दी है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने दी है। तो इस डाल्टन प्रणाली को देने वाली जो महिला है वो है हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला सवाल है, किस प्रणाली को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है? तो जो डाल्टन प्रणाली है इसे हम क्या कहते हैं, ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? तो खेल खेल में ही बच्चों को सिखाना, ये विधि दी है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। यानी बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा देना, ये एक खेल विधि होती है, और ये हेनरी कॉल्डवेल कुक ने दी है। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप इसे जरूर याद करके रखें। अगला है, व्याकरण जो अनुवाद विधि है उसका अन्य नाम क्या है? तो हिंदी में जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसे हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है, व्याकरण विधि का दूसरा नाम क्या है? तो भंडारकर विधि रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्याकरण अनुवाद जो विधि है जिसका नाम भंडारकर विधि भी है, उसका प्रवर्तक कौन है? तो ये गोपाल भंडारकर है। कौन है? गोपाल भंडारकर। अगला और इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल आने वाला है, इसमें हम देखते हैं, किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है? मातृभाषा यानी मदर टंग में ही आप नवीन भाषा को पढ़ाएंगे, तो वो कौन सी विधि होती है? वो होती है व्याकरण अनुवाद विधि। इस व्याकरण अनुवाद विधि में ही क्या किया जाता है, मातृभाषा के माध्यम से ही आप नवीन भाषा को सिखा सकते हैं। अगला है, भाषा शिक्षण में जो रचनात्मक उपागम है, रचनात्मक उपागम है उसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। तो भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का जो अर्थ है वो है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, यही रचनात्मक उपागम कहलाता है। तो रचनात्मक उपागम का अर्थ यही है कि भाषा की जो मूल संरचना है उसका शिक्षण आप करवाइए, यही रचनात्मक उपागम कहलाता है। अगला है, ये एक रचनात्मक उपागम से ही संबंधित ये सिद्धांत है। इसमें यह बोला गया है कि रचनात्मक उपागम से शिक्षण में एजी जो फ्रेंच है उसने 3 सिद्धांत दिए हैं। रचनात्मक उपागम में 3 सिद्धांत दिए हैं फ्रेंच ने। उसमें सबसे पहले कहा है कि वाचन पर बल देना चाहिए, सबसे पहला काम है वाचन पर बल देना। दूसरा है भाषाई आदतों का विकास करना, और तीसरा है छात्रों की क्रियाशीलता। तो इन 3 सिद्धांतों को यहाँ पे दिया है रचनात्मक उपागम में, और रचनात्मक उपागम का अर्थ हमने अभी पहले देख लिया है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं बुनियादी शिक्षा, तो इसका जो प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली जो किसने दी है? महात्मा गांधी ने यहाँ पे दी है। और इसमें क्या है, इसमें मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आपको बेसिक शिक्षा के बारे में पूछे कि ये सिद्धांत क्या काम आता है, तो ये मातृभाषा के माध्यम से क्या करता है, शिक्षा प्रदान करता है। अब अगला सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण कौन से होते हैं? जैसे आपके पास एक किताब है, और इस किताब को जब आप देखते हैं बाहर की तरफ से, तो इसके क्या कहलाते हैं, बाह्य गुण। तो आकार यानी किस साइज की ये किताब है, ये हमारा क्या कहलाता है, आकार। मुख पृष्ठ, इसकी फ्रंट के पेज में कैसे चित्र बने हुए हैं, कौन सा विषय की है। इसमें जो बुक्स आपकी होती है, यहाँ पे आपकी ये बुक है तो इसका आकार कैसा है, मुख पृष्ठ में कैसे चित्र है, कौन से विषय की है, इसका मूल्य क्या है, शीर्षक क्या है, इसकी जिल्द बाइंडिंग कैसी है। तो जो पाठ्य पुस्तक में जो बाहर से हमें दिखाई देती है उसका क्या कहलाता है, बाह्य गुण कहलाता है। तो ये भी इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है, इसे आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। अगला है, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या होता है? जैसे बाह्य गुण हमने सीख लिया कि बाह्य गुण क्या होता है, तो पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण क्या होता है? तो आंतरिक गुण होता है, एक तो होती है विषय वस्तु, तो उसकी कैसी विषय वस्तु है, विषय विविधता क्या है, भाषा शैली उसकी क्या है, और इसमें किस तरह के चित्र यूज किए हैं। तो इसमें चित्र जो अंदर आते हैं वो भी है, भाषा शैली कैसी है, विषय की विविधता कैसी है, वस्तु विषय कैसी है, ये सब इसके आंतरिक गुण कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, यहाँ पर हमारा सवाल है, पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें शिक्षक या छात्रों के लिए उसमें क्या होता है? तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्रों के लिए ज्ञान अर्जन का साधन होता है। यानी पाठ्य पुस्तक से शिक्षक हुआ या छात्र हुआ दोनों ही ज्ञान अर्जन करते हैं, तो ये इनका क्या है, साधन है। तो पाठ्य पुस्तक को हम साधन कहेंगे, साध्य नहीं कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक साधन है, साध्य नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राचीन काल में जो पाठ्य पुस्तक है उसके लिए किस शब्द का प्रचलन था?
तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था, उसे ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में जो पाठ्य पुस्तक है उसे ग्रंथ कहा जाता था। सवाल कैसे आ रहे हैं दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी बताएं। हिंदी भाषा शिक्षण में कितने उपागम होते हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसे आ सकता है कि कितने उपागम होते हैं, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि 2 उपागम होते हैं। तो 2 वाले पे आपको क्लिक करना है। तो कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है पाठ से सर्ग उपागम, और एक होता है रचना उपागम। तो हिंदी भाषा के शिक्षण में ये 2 तरह के उपागम होते हैं, पाठ से सर्ग उपागम और एक रचना उपागम। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान जो होते हैं, उसका उचित क्रम आपको बताना है। तो जो पाठ्य पुस्तक होती है, उस पाठ्य पुस्तक की जो रचना होती है, उसमें सोपानों का उचित क्रम होता है। सबसे पहले तो आपको विशेष सामग्री का चयन करना होता है। तो सबसे पहले तो आता है विशेष सामग्री का चयन, उसके बाद उसका क्या स्त्रीकरण है, ठीक है? और लास्ट में आपका होता है प्रस्तुतिकरण। तो ये इसका क्रम होता है, विशेष सामग्री का चयन, फिर स्त्रीकरण और फिर प्रस्तुतिकरण। तो ये आपको याद रखना है, उचित क्रम आपसे यहाँ पे क्रम पूछा जाएगा। तो इसमें तिरछा उल्टा लिखा होगा, तो आपको इसमें मिलान करना है कि ऐसा किस में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डॉक्टर प्रेंसी की एक परिभाषा है, और परिभाषा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखेंगे, निदान का जो महत्व है वो नगण्य है। निदान का महत्व क्या है? नगण्य है। यदि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाए तो वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? तो ये डॉक्टर प्रेंसी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे थोड़ा हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है, तो हमने इसको परिभाषा देख लिया था, परिभाषा नहीं। निदान का महत्व नगण्य है, निदान का महत्व नगण्य है, क्यों? इसका उत्तर है कि उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जा सकता है। निदान का नगण्य मतलब यह है कि निदान में हम क्या करते हैं, बच्चों का उपचार नहीं कर सकते हैं, यानी उसके अधिगम में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसका हम क्या करते हैं, उपचार नहीं करते हैं। तो निदान का ये नगण्य महत्व होता है। अगला ये है, दूसरा प्रश्न है, वाचन संबंधी जो निदानात्मक परीक्षण है या परीक्षा है, उसके परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं? सबसे अच्छा कार्य किसने किया है वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा में? तो डॉक्टर प्रेंसी ने किए। किसने किए? डॉक्टर प्रेंसी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखा जाएगा। अगली यहाँ पर लिखा है, इसमें देखेंगे, अगला प्रश्न है, वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? बेलार्ड की परीक्षा है, उसमें कितने शब्द पढ़ने हैं 1 मिनट में? तो 158 शब्द आपको उसमें 1 मिनट में पढ़ने होते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर आ रहा है, यह है, कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? कक्षा में स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? तो उसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। कक्षा स्तर के अनुसार, जैसे 2 बच्चे हैं या एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो बाकी 9 बच्चों के अनुसार प्रगति नहीं कर रहा है, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। अगला है निदान और उपचार। निदान और उपचार जो शब्द है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये चिकित्सा शास्त्र से लिए गए हैं। निदान और उपचार दोनों शब्द है वो चिकित्सा क्षेत्र से यहाँ पे लिए गए हैं, यानी चिकित्सा शास्त्र से यहाँ पर लिए गए हैं। अगला सवाल है, चिकित्सात्मक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। 2 तरह के शिक्षण होते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक। तो अगला है, उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है? ठीक है, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसमें क्या बात होती है? तो अध्ययन संबंधी जो कठिनाई है उस कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना। कोई भी कठिनाई आ रही है अधिगम में यानी सीखने में, तो उस कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। हिंदी भाषा की एक अति महत्वपूर्ण परिभाषा आ रही है। परिभाषा में लिखा है, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वे परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं करते हैं। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है सोनेल ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है हिंदी शिक्षण की। अगला है, उपचारात्मक शिक्षण में व्यवहार कैसा होना चाहिए? उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसमें किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? तो सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है वो होना चाहिए। अब मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण रहते हैं हिंदी शिक्षण में। एक अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो ये तो समझ लो इसमें से एक प्रश्न आपका पक्का है। सबसे पहले होती है वैधता, उसके बाद वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, विभेदकारिता, उपयोगिता और स्पष्टता। तो ये अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, आपको इन सभी को याद करना है। अगला है, शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? तो इसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला,
ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। ये शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं, ये आपको याद करने हैं। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण में किसने प्रस्तुत किया है? तो ये कहा है B.S. ब्लूम ने। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है B.S. ब्लूम, ये आपको याद रखना है। अगला है जैसे मूल्यांकन की जो विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता, विवेकता, स्पष्टता, उसमें से जैसे एक आ रहा है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो कैसा परीक्षण है? तो वो एक वैध परीक्षण यानी वैधता है। क्या है? वैधता है। जिसके लिए बनाया है उसी की पूर्ति कर रहा है तो उसे हम कहते हैं वैध परीक्षण। इस प्रकार से मूल्यांकन का जो क्षेत्र है उसमें परीक्षण से क्या होता है? विस्तृत परीक्षण है। कैसा परीक्षण है ये? एक विस्तृत परीक्षण है। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर आ रहा है मूल्यांकन का ही है, परीक्षा के द्वारा छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? परीक्षा से छात्र के किस पक्ष का परीक्षण होता है? तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष का ही परीक्षण होता है। मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं? तो मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को हम कहेंगे पाठन के अंतर्गत और बाह्य को हम कहते हैं पाठोपरांत, यानी पाठ पढ़ाते वक्त ही और एक पाठ पढ़ाने के बाद में। अगला है भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है? तो वो है अभिवर्ती मापनी। किसी का भावात्मक पक्ष नापना है छात्र का तो उसके लिए उपयुक्त मापनी है अभिवर्ती मापनी। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? एक बालक जब परीक्षा देता है तो उस बालक के विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो अच्छी अभिव्यक्ति केवल निदानात्मक प्रश्नों में ही हो सकती है, यानी लंबे क्वेश्चनों को जब वो सोल्व लिखता है तो उसमें उसकी विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति उसमें होती है। अगला है लिखित परीक्षा के कितने भेद होते हैं? लिखित परीक्षा के कितने भेद होते हैं? तो लिखित परीक्षा के 2 ही भेद होते हैं, एक तो होता है निबंधात्मक और एक होता है वस्तुनिष्ठ। तो ये 2 ही प्रकार होते हैं इसके लिखित परीक्षा के। अगला है अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? सबसे अधिक विश्वसनीय। तो लिखित परीक्षा के 2 होते हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? तो ये होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिसका दूसरा नाम है प्रेमापी कृत परीक्षण। ये सबसे विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आते हैं ए, बे, से और दे। तो इसमें से आपको एक ही राइट करना होता है, कोई से आप राइट करेंगे तो ये इसकी क्या है? विश्वसनीयता होती है। इसमें लिखने की कोई बात नहीं होती कि छात्र अलग-अलग लिखेगा। अगला है इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर देखो एकांतर अनुक्रिया वाले भी आते हैं, सत्य असत्य वाले भी आते हैं, बहुविकल्प प्रश्न भी आते हैं, मिलान पद वाले प्रश्न भी आते हैं, वर्गीकरण वाले प्रश्न भी आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न भी आते हैं, युगलीकरण वाले भी आते हैं, विषम का चुनाव वाले भी होते हैं और सादृश्य अनुभव। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। इसका भी एक प्रश्न बन सकता है जो कि अति महत्वपूर्ण रहता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये सारे प्रकार है। ठीक है, अगला सवाल है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या उपयोगिता है? उसका मुख्य कारण क्या है? इसमें मुख्य कारण है निष्पक्ष मूल्यांकन होता है इसमें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्यांकन कैसा होता है? निष्पक्ष होता है, इसलिए ये सबसे उपयोगी है। अगला है आत्मनिष्ठता का गुण पाया जाता है। आत्मनिष्ठा यानी मौखिक उनकी अभिव्यक्ति, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किसमें होती है? निबंधात्मक परीक्षण में होती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला सवाल है बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना इन कौशलों का जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है? तो वो केवल मौखिक परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है, सुनना, बोलना और पढ़ना। अगला सवाल है शिक्षार्थियों के सतत और समग्र मूल्यांकन यानी CCE पर प्रभावी जोर किसने दिया है? तो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 में आई थी तभी से इसमें CCE पे यहाँ पर जोर दिया गया है। अगला है CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड से सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी गई है? CBSE जो बोर्ड है उसने 10वीं में सतत मूल्यांकन यानी ग्रेड कब से शुरू कर दिया ग्रेड प्रणाली? तो सत्र 2010-11 से ही यहाँ पे जो ग्रेड वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे लागू कर दी, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, A+ ग्रेड, B+ ग्रेड ये वाली शुरू कर दी गई थी। अगला सवाल है सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। अगला है विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति। अगला है सत्र की समाप्ति पर उपयुक्त जो मूल्यांकन है वो कैसा मूल्यांकन होता है? संकलात्मक मूल्यांकन। तो ये हिंदी शिक्षण वीडियो के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, इससे आप किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आपको इन सभी वन लाइनर क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं तो आप कम से कम हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से आप 3 से 4 सवाल आसानी से कर पाएंगे। इसमें से 3 से 4 सवाल आपके रीट में ज़रूर मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे, आप इसे ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।